तो आज हम लोग बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के डेरिवेशन के बारे में बात किया था। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बेसिकली जो हम लोग का कंक्लूजन था लास्ट लेक्चर का वो क्या था? F विच इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर या d का स्क्वायर। देखो ये था ना हमारा कंक्लूजन, F विच इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर, जहाँ पे F क्या था? फोर्स, g था ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, m1 और m2 क्या थी? मासेस, और d क्या था? डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि दोनों मासेस के बीच में लग रहा था। क्लियर है? अब ये फोर्सेस जो है किस तरीके से अप्लाई होंगे और किधर किधर अप्लाई होंगे और किस तरीके से लगते हैं, यही चीज़ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखने वाले हैं। देखो इधर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मासेस ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना? ये चीज़ तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर ये मास m1 है, अगर ये मास m1 है और अगर ये मास m2 है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? d, है ना? तो ये मास क्या करेगा? इस तरफ फोर्स लगाएगा, है ना? ये वाला मास, ये वाला m1 जो मास है वो क्या करेगा? ये क्या करेगा? m1 मास जो है बेसिकली m2 वाले को खींचेगा, बदले में m1 क्या करेगा? m2 को खींचेगा। m1 क्या करेगा? m2 को खींच रहा है ना? मतलब ये F1 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना? और m2 क्या कर रहा है? m1 को खींच रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? F2 है। क्लियर है? वापस से मास ले लिया तो m1 m2 है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है ना? तो ध्यान में देखो क्या है, m1 बेसिकली क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को जो m2 है उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इस F1 की तरफ होगा, है ना? जबकि m2 क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरफ, तो F2 लगेगा। ध्यान में क्या रखना है, ये जो F1 फोर्स है और ये जो F2 फोर्स है, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है। कैसे हैं? इक्वल है ना? कैसे हैं? इक्वल है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। चेक करो, F1 और F2 का डायरेक्शन कैसा है? दोनों अपोजिट नेचर के, है ना? दोनों कैसे हैं? अपोजिट नेचर के। इसीलिए क्या लिखा है? F1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F2, या फिर आप बोल सकते हो F2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F1, दोनों बोल सकते हो आप, है ना? दोनों कैसे हैं? अपोजिट नेचर के हैं। इतना क्लियर हुआ? दूसरा, इनका जो मैग्नीट्यूड आता है, है ना, इनका जो वैल्यू आता है वो लगभग कैसा आता है? सिमिलर आता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? देखो ये जो सिंबल होता है और इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड का सिंबल। ये क्या है? मैग्नीट्यूड का सिंबल, ठीक है ना? अब पढ़ो, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मासेस ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोल रहा है जो फोर्सेस लग रहा है मासेस के बीच में, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? इक्वल है। और कैसा है? अपोजिट इन नेचर। तो ये दो वर्ड पे ध्यान रखना है आपको, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो न्यूटनियन फोर्सेज होते हैं, जो न्यूटन के जो फोर्सेज होते हैं वो होते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेज। अगर ये इसको खींच रहा है तो बदले में इसने भी, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर m1 ऑब्जेक्ट जो है वो m2 को खींच रहा है F1 से, तो m2 ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, m2 भी क्या करेगा? m1 को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मासेस के बीच में लग रहा है वो कैसे एक्ट करता है, किस तरीके से लगता है? एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंट्रल ऑफ द टू मासेस। देखो इधर, इसको मिटा दो क्या एक बार? देखो इधर, ये रहा ऑब्जेक्ट m1, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ये रहा ऑब्जेक्ट m2, ये रहा m1, ये रहा m2। तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर जो मासेस लिया है मैंने, ये स्फेरिकल लिया है। क्या लिया है? स्फेरिकल मासेस है ये सब, या फिर मैं बोलूँ स्फेरिकल बॉडी है ये। क्लियर है ना? स्फेरिकल मासेस या फिर मैं बोलूँ स्फेरिकल बॉडी है। चेक करना क्या सर, कि m1 जो है वो और m2 है, इनका सेंटर ये रहा ना, तो हमेशा जो फोर्सेस लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो लगते हैं वो हमेशा सेंट्रल लाइन पे ये हो। अच्छा, इसका सेंटर और इसका सेंटर में जाके जोड़ दूँ अगर मैं, तो क्या बन जाएगा? ये सेंट्रल लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेंट्रल लाइन बन जाएगा। और ध्यान में रखना, इसी सेंट्रल लाइन पर बेसिकली फोर्सेस क्या करती हैं? एक्ट करती हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंट्रल ऑफ द टू मासेस। चेक करो, सेंट्रल ऑफ द टू मासेस, है ना? और ध्यान में रखना, अगर बॉडी स्फेरिकल है, तब तो सेंटर से लग जाएगा, सेंट्रल लाइन बन जाएगा, और सेंटर के बीच में दो, जहाँ पर
दो सर्कल का सेंटर होता है उसके बीच में जो लाइन बनती है उसके अलोंग बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। लेकिन अगर बॉडी स्फेरिकल नहीं है, अगर बॉडी क्या नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ इर्रेगुलर शेप है, कैसा शेप है, इर्रेगुलर शेप है, ठीक है, इर्रेगुलर शेप है, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये बॉडी कैसा इर्रेगुलर है ना, कैसा है, इर्रेगुलर है। तो ध्यान में रखना, जब अगर बॉडी इर्रेगुलर रहता है, अगर बॉडी इर्रेगुलर मतलब कोई भी शेप अगड़म बिगड़म तिगड़म जो भी शेप रहता है बॉडी का, अगर वैसा रहता है तो क्या क्या ध्यान में रखना है, एक कंसेप्ट उसको समझना होगा आपको, सेंटर ऑफ मास। क्या समझना होगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये बॉडी जो कि इर्रेगुलर है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। सर व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? बेटा सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है एक बॉडी का जहां पर पूरे बॉडी का मास बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। वापस से, इस बॉडी का व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, अगर मैं बोलूँगा ये सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो मान लेता हूँ, मान लो यहाँ पर है। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये COM है, दैट इज सेंटर ऑफ मास है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर इस पूरे बॉडी का मास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसी तरीके से इसका भी क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास देखना है। तो ध्यान में रखना, सेंट्रल लाइन देखना है किसका, जिस बॉडी का शेप जो है वो रेगुलर हो, जिस बॉडी का शेप कैसा हो, रेगुलर हो, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी है जो इर्रेगुलर है, जो स्फेरिकल नहीं है, तो क्या करना है, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आता है। सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरे बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। सर लिखा दो ना सर, ठीक है, लिखो 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 लिखो। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, लिखो साथ में, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। वापस से बोल रहा हूँ एक बार, लिख लेना। क्या, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वहीं पर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। आपके बुक में ये चीज़ दिया है कि अगर बॉडी स्फेरिकल है तो उनके बीच में क्या लगेगा, सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन के बीच में ही क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लेकिन अगर बॉडी इर्रेगुलर है या बॉडी स्फेरिकल नहीं है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। देखो क्या यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है, इंटरवेनिंग मीडियम। व्हाट इज इंटरवेनिंग मीडियम? देखो ये दो ऑब्जेक्ट लिया मैंने, M1 और M2, इसको मैंने एयर में रखा है। किस में रखा है, एयर में रखा है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में हवा है, मतलब मान लो इधर M रखा है, इधर M2 रखा है, अब दोनों के बीच में क्या होगा, हवा होगा ना। तो ऐसे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है, वो F1 आता है। हम लोग जानते हैं F1 का और F2 का क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा इक्वल होगा। पहला पॉइंट तो वही है ना। अगर मैं इसी मासेस M1 और M2 के मासेस को ही क्या करूँ, किसी कंटेनर में डाल दूँ, या मैं बोलूँ फिश टैंक में रख देता हूँ जिसमें पानी रहता है ना। तो मान लो पहले एयर था, अब क्या है, वाटर है। इन दोनों के बीच में क्या है, वाटर है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने मीडियम चेंज कर दिया। पहले एयर मीडियम था, अब क्या कर दिया, वाटर मीडियम डाल दिया इसके अंदर, है ना। तो अभी भी ध्यान में रखना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आएगा वो अभी भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब मीडियम का नेचर बदलने से ग्रेविटेशनल फोर्स पर असर नहीं गिरता। क्लियर है, ये पॉइंट का मतलब इधर, चाहे आप इसको वाटर में रखो, चाहे आप इन दोनों के बीच में ऑयल डाल दो, चाहे इन दोनों के बीच में कुछ भी कर दो आप, फिर भी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। इसीलिए तो पॉइंट लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको फैक्ट के रूप में, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं वीकेस्ट इन नेचर। कैसे होते हैं, वीकेस्ट इन नेचर। जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस कौन से होते हैं बेटा, वो होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ध्यान में रखना है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, चेक करो। जो यहाँ पर फोर्स है, क्या ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर का, है ना। तो ये ऐसे इसको कहते हैं, जो फॉर्मूला इसको फॉलो करता है उसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं, इनवर्स। देखो इनवर्स है ना, नीचे है, और बोल रहा है स्क्वायर लॉ, मतलब देखो डिस्टेंस पे स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे करता है। क्लियर है, एक बार जल्दी से क्या करो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब कहाँ, हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्यों नहीं, हम लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि अर्थ और सन एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके,
तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, F विच इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2/d का स्क्वायर, बराबर है। अब देखो, अब हम लोग बोल रहे थे ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ और सन के बीच में दिखाई देता है, अर्थ और मून के बीच में दिखाई देता है, लेकिन हमारे बीच में दिखाई नहीं देता, इसका पीछे का रीज़न क्या है वही हम लोग आज देखने वाले हैं। अब बेटा देखो इधर, यहाँ पर m1 है, यहाँ पे m2 और डिस्टेंस है ना। तो हमें अर्थ और सन के बीच में और अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको समझना है तो हमें मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, मास ऑफ सन और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे, हाँ है ना। अब देखो इधर, अब चेक करना, अगर मैं m1 की जगह अगर मैं निकालूँ अर्थ और सन का निकाल रहा हूँ, मान लो किसका निकाल रहा हूँ, अर्थ एंड सन का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, अर्थ और सन का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बताओ, तो मैं F इक्वल्स टू m1 मास ऑफ अर्थ का मास ले लूँगा, कितना है देखो 6 इंटू 10⁻24 kg, देख रहे हो 6 इंटू 10⁻24 kg, मतलब 24 बार जीरो लगेगा आगे, 64 के बाद 24 बार जीरो लगेगा आगे, तो सोचो कितना मास हो जाएगा। और हमारा मास कितना है 60 किलो, 50 किलो, 54 किलो, है ना। तो सोचो 6 इंटू 10⁻24 kg के सामने हमारा मास तो ना के बराबर है कि नहीं। दूसरा मास ऑफ मून, सॉरी हम लोग अर्थ और सन देख रहे हैं ना, हाँ, तो मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ सन चेक करो 1.989 इंटू 10⁻30, इधर चेक करना, इधर चेक करो 24 है इसका, और यहाँ पे कितना है 10⁻30, समझ रहे हो 10⁻30, मतलब इसके आगे 30 जीरो लगेगा, तब जाके बेसिकली सन का मास बनेगा। तो हमारा तो भाई कुछ है ही नहीं मास, उसके मुकाबले तो हमारा मास क्या है, कुछ है ही नहीं, है ना। तो चेक करो, जब इन दोनों का मास अब जब मल्टीप्लाई करोगे m1 इंटू m2 है ना, चेक करना इसका और इसका मास जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो कितना हो जाएगा, ये 10⁻24 हो जाएगा, ये 10⁻30 है, और मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, तो 10⁻30 प्लस 24 हो जाएगा ना बेटा, कितना हो जाएगा ये 10, 30 प्लस 20 54, चेक करो देख रहे हो 10⁻54 पहुंच जा रहा है, और हमारा मास कितना है 70, एक जीरो है उसमें, कितना जीरो है, एक जीरो है, इसमें कितना है 54 जीरो, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका मास और डिस्टेंस देखो, और इनके बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, हाँ ये रहा डिस्टेंस देखो 150 मिलियन किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या होता है 150 इंटू मिलियन मतलब 10⁻6 होता है, और किलो मतलब 10⁻3 होता है, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी आप डिस्टेंस के नीचे डी के स्क्वायर के नीचे अगर डिस्टेंस भी लिख देते हो तो भी इनका फोर्सेस क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 10⁻6 और 3 में मिला 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻9 और 10⁻54 कौन डोमिनेट कर रहा है, मास डोमिनेट कर रहा है, और अगर मास डोमिनेट कर रहा है बेटा तो 100% फोर्स तो ज़्यादा होगा ना, फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि F और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मासेस के, क्लियर है, ओके। इधर आ जाओ, जबकि मास ऑफ मून देखो और मास ऑफ अर्थ देखो, अर्थ का मास तो ये 6 इंटू 10⁻24 kg, और इधर मास ऑफ मून कितना है 7.34 इंटू 10⁻22 kg, है ना। तो इनका मास भी लगभग कैसा है, सेम जैसा दिख रहा है ना, ओके। अब क्या ध्यान में रखोगे इसमें, क्या कि अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो इन दोनों का मास 24 है और 22 कितना हो जाएगा बताओ, 10⁻20 46 हो जाएगा ना, चेक करो ये रहा 46, देख रहे हो कितना मासेस है। और इनका अगर डिस्टेंस देखोगे, ये देखो डिस्टेंस तो देखो इनका 384400, इसमें सिर्फ 2 ही जीरो है, यहाँ पे चेक करो कितना जीरो है 46, तो कौन डोमिनेट करेगा, मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इनके मासेस के अगर देखो दो फैक्टर था, अगर डिस्टेंस बहुत दूर होता या बहुत बड़ा होता तब डेफिनेटली फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो कम एक्ट करता, लेकिन यहाँ पर जो मासेस हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग पाता है, जबकि हमारे और आपके बीच में या हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मासेस तो ना के बराबर हुआ ना। जब मासेस ना के बराबर है सर आपका ये ऑब्जेक्ट तो बहुत नज़दीक है, अरे बेटा नज़दीक तो है लेकिन जो मासेस हैं वो बहुत ही कम है फोर्स लगने के लिए, समझ में आया कि नहीं है। इसी की वजह से हमारे और आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाता, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है क्या, ओके डन है क्या चीज़, ठीक है ना, ओके। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फाइनली बेटा हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले जो रिलेशन वाले होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने जिसका मास है m1
और एक मास लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास है m2, और इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है F1, और इनके बीच में डिस्टेंस लग रहा है वो क्या है d। क्लियर है? ओके। अब क्या किया है, ये तो इनिशियली था, ये तो क्या था, ये इनिशियली मतलब इतना था, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तरीके से ये मास m1 था, ये मास m2 था, इनके बीच में डिस्टेंस था d, और इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना, इसीलिए जो कि क्या होते हैं F1 के बराबर है। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, ये जो मास m1 है मैंने उसको उतना ही रखा है, ठीक है, लेकिन जो मास 2 है, m2 जो मास है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक और मास ला के जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक और m2 ला के जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूँ, एक और m2 ला के जोड़ दे रहा हूँ, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जा रहा है मान लो m2 डैश, या फिर मैं बोलूँ ये जो m2 डैश है, ये जो m2 डैश है ये 2 गुना है m2 के, क्या है 2 गुना है m2 से, करो ना m1 m2 m2 2 आ जाए 2 m2 हो जाएगा, है ना, तो टोटल क्या बन जाएगा m2 डैश, m2 और m2 मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2m2, बराबर है, तो क्या बन जाएगा m2 डैश, इन दोनों को मिला के क्या बना रहा हूँ m2 डैश। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा m2 डैश, और यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगा वो लगेगा F2, और डिस्टेंस अभी भी देखो सेम है, डिस्टेंस चेक करो ये क्या है सेम, m1 सेम रखा हूँ, डिस्टेंस सेम रखा हूँ। क्लियर है क्या? तो अब मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस F2 है ना, ये फाइनली था, ठीक है, इनके बीच में फोर्सेस जो लग रहा है F2 है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो F2 फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो कितना लग रहा है, उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या करना है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसको देख लेना है, F विच इज टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर। चेक करो, जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ दैट इज जी m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर, चेक करना। अब क्या करोगे आप, जी तो वैसे ही रहने वाला है, कांस्टेंट है ना, m1 है ना, ये क्या है m1 की वैल्यू कितना है m1 दिया है, ठीक है, तो m1 लिख दो, फोर्स क्या है m1 F1 है ना बेटा, और m2 तो भी m2 है, चलो ये तो इनिशियल ही है, तो ये तो ऐसे रहने वाला है डी का स्क्वायर, ये इनिशियल है, बराबर है ना, और फाइनली क्या होगा बताओ, फाइनली होगा F2 टू जी, तो सेम रहने वाला है, m1 भी कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है, और m2 क्या है m2 डैश है, बाद में क्या बन गया है m2 डैश बन गया है ना, और डिस्टेंस को मैंने चेंज नहीं किया है, ये क्या बन जाएगा आपको सेकेंड, बराबर है। अब क्या करोगे, 1 और 2 को क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, 1 और 2 को क्या करोगे डिवाइड करोगे, छोटा डिवाइड करोगे तो कैसे बनेगा F1 अपॉन F2 विच इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो जी m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एक बार आपने ये लिख लिया, फिर क्या करते हो आप, इसको लिखते हो लेकिन कैसा मल्टीप्लाई करते हो और इसको उल्टा लेके जाते हो, तो डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन जी m1 इंटू m2 का डैश का स्क्वायर। क्लियर है? ये कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं है? पहला क्या करना है, F1 के सामने जो लिखा हुआ है उसको पूरा लिख देना है, फिर जो F2 के सामने लिखा हुआ है ना इसको पलट के लिख देना है, देखो पलट के लिख दिया। क्लियर है? ओके। अब चेक करना क्या क्या कट रहा है, देखो क्या क्या कट रहा है, देखो d2 से d2 स्क्वायर कट रहा है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कट रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम है तो ये कट रहा है, मास m1 और m1 है, m1 और m1 इधर भी m1 इधर भी, तो क्या है कट रहा है ना, तो बच क्या रहा है आपके पास, बच कुछ ये रहा है, देखो F1 बच रहा है, F2 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है m2 है ना, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है m2 डैश, और m2 डैश का वैल्यू कितना है बेटा, m2 डैश का वैल्यू 2m2। चेक करो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 2m2, बराबर है। अब जब 2m2 हो चुका है तो चेक करना m2 और m2 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना बताओ, बचेगा कुछ 1/2, क्या बचेगा 1/2। अब चेक करना, मुझे निकालना क्या है, F2 निकालना है ना, तो बस F2 को फेंको उस साइड, F2 क्या करोगे उस साइड फेंक दोगे, तो जब ये इस साइड आ जाएगा तो F2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, F2 इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F1। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, F2 फोर्स कितना है, ट्वाइस दी F1, मतलब पहले जो अगर F1 लग रहा था तो जब M2 मास और जोड़ दिया तो फोर्स क्या हो गया, 2 गुना हो गया, फोर्स क्या हो गया 2 गुना हो गया। समझ में आ गया नहीं? यही आपके टेक्स्ट बुक में देखो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, क्या लिखा हुआ है,
डबल लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, देखो क्या मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, देखो चेक करो डबल हो गया कि नहीं हुआ। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डबल, जो फोर्स लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, जो फाइनल फोर्स लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, देखो डबल लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ओके ठीक, डन है ना, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। एक काम करते हैं, अब एक और एप्लीकेशन देखिए, देख लेते हैं, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ पता है, अब इनिशियली मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले इनिशियली कैसा है, मान लेते हैं मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है d, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है F, ठीक है, क्या लग रहा है फोर्स F, क्लियर है क्या, ओके ठीक है ना। तो फाइनली क्या हो रहा है, या फिर बोल दो F1 लग रहा है ना, ठीक है। फाइनली क्या हो रहा है, जो मास m1 अभी भी m1 मास है, मास m2 भी m2 है, बस क्या किया बताए, पहले डिस्टेंस अगर d था तो अब क्या कर दिया है, डबल डिस्टेंस कर दिया है, मतलब 2d कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स क्या है F2, तो यही फोर्स आपको निकालना है। अब चेक करो मैंने किया क्या, देखो डायग्राम समझो, ये मास था m1, ये मास था m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d, है ना, और इनके पीछे फोर्सेस क्या लग रहे हैं F1, बराबर है। अब क्या किया मैंने, कुछ नहीं, इनको सेम रखा, डिस्टेंस इनको सेम रखा है, फ़र्क क्या किया है, फ़र्क ये डाला है कि बस इन दोनों को और दूर लेके गया है, क्या किया और दूर लेके गया है। चेक करना, मास m1 भी m1 रखा है, ठीक है, और मास m2 रखा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस बार जो डिस्टेंस है d डैश है, दैट इज 2d है, वो कितना है 2d, मतलब इसका क्या है डबल दूरी पर रख दिया इसको, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो F2 है, क्या लग रहा है फोर्स F2 है, और यही F2 जो है मुझे बता दो कितना है, पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, यही F2 कितना है वो बताना है हमें, क्लियर है। तो क्या अप्रोच कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, देखो सर क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना, अरे करना है मतलब एकदम ईजी है, F विच इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है, बराबर है। अब चेक करो, सबसे पहले देयरफॉर F1 जी तो वैसा ही है, m1 चेंज हुआ नहीं है, m2 भी चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस इनिशियली तो d ही है, d का स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया, बराबर है। फिर अगर मैं बात करूँ F2 की, तो जी वैसे ही है, m1 भी चेंज नहीं हुआ, m2 भी चेंज नहीं हुआ, बस डिस्टेंस d जो था पहले वो अब क्या बन चुका है, d डैश बन चुका है, क्या बन चुका है, d डैश का स्क्वायर, क्या बन चुका है, d डैश का स्क्वायर, क्लियर है। और ये क्या बन जाएगा 2, फिर से वही करना है, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या बनेगा बताओ, F1 अपॉन F2 लिख दोगे, बराबर है, F1 अपॉन F2, और इसको कैसे करोगे, G m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर, ये पूरा लिखना है। फिर क्या करोगे, इसको पलट के इधर लिख दोगे, मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे, इसको पलट के लिख दोगे, तो d डैश का स्क्वायर अपॉन G m1 इंटू m2, बराबर है। अब जो चीज़ें कट रही है उसे काट पीट दो, ठीक है, जब काट पीट दोगे तो जी कट जाएगा, m1 कट जाएगा, m2 कट जाएगा, है ना, है कि नहीं, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना। तो बच क्या रहा है, देखो बच रहा है आपके पास d डैश का स्क्वायर बच रहा है, और क्या बच रहा है, d स्क्वायर बच रहा है, बराबर है। अब चेक करना क्या सर, F1 बाय F2 जो है d डैश, अब चेक करना d डैश क्या है, d डैश क्या है 2d, तो वैल्यू पुट कर दो d डैश के बदले, यहाँ पुट कर दोगे आप 2d, और स्क्वायर लगाना मत भूलना भाई, स्क्वायर लगाना मत भूलना, ठीक है, वरना पूरा आंसर में पलट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, d का स्क्वायर, वेरी गुड, क्या बन जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और एक बन जाएगा d स्क्वायर, और नीचे भी क्या देखो d स्क्वायर, देखो दिख रहा है क्या कुछ, यस सर, क्या यही कि d स्क्वायर और d स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, d स्क्वायर जब कट जाएगा बेटा, d स्क्वायर जब कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपका 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए F2, तो क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे आप बताओ, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप पहले, F2 4 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 F2 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बचेगा F1, लेकिन आपको क्या चाहिए F2, तो क्या करोगे आप, F2 को इसी साइड रखोगे और 4 को नीचे ले जाओगे, तो क्या बनेगा F1 बाय 4, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, क्या सर, यही बेटा कि जो F2 है वो क्या हो गया है, F1 के मुकाबले 4 गुना कम हो गया है, जो F2 है वो क्या है,
F2 जो है वो 4 गुना कम हो चुका है किसके मुकाबले, F1 के मुकाबले, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो। क्लियर है क्या? कैसा लगा बताओ? यही चीज़ आपके बुक में स्टेटमेंट के फॉर्म में दी गई है। क्या लिखा है देखो, ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल, चेक करो डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया है ना। द फोर्सेस डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4, चेक करो जो फोर्स F2 आया वो किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ है, 4 के फैक्टर से डिक्रीज हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, यही आपके बुक में यहाँ ये लाइन दिया हुआ है। क्लियर है ना? ओके, यहाँ आप देख लेना। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि अब भी जो है आपको भी अच्छा टाइम मिले प्रैक्टिस करने के लिए और कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। ठीक है ना? तो क्या करना है आपको, इनको वापस से रिवाइज करना है, लेकिन जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा है उनको भी क्या करना है, देख कर आना है, ताकि और अच्छे से समझ में ये आए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा और देख लेंगे और फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक है ना? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चालू करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, टेंशन नहीं लेना है। अब वीडियोस जो है वो कंटिन्यू आएंगी, जल्दी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए आराम से पढ़ेंगे बेटा। देखो, घाई घाई में पढ़ने से अच्छा है आराम से कोई चीज़ पढ़ लिया जाए, है ना, ताकि समझ के पढ़ा जाए। रट्टा मारने से बेटा कुछ नहीं होगा, है ना। कुछ समय के लिए आपको याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे। बेटर ऑप्शन यही है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ के चलो। कोई बोलेगा आपको कि भाई 10th तक है तो भाई 10th का ही पढ़, मैं आपको 10th का लेवल ही बेटा पढ़ा रहा हूँ, कोई हाई लेवल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझना कैसे है और वो चीज़ होती क्यों है, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए मैं चल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।